हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्टिंग के बारे में। इस पूरी एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्टिंग की सारी बारीकियों को बता दूं जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने 4 साल थिएटर किया है और थिएटर में लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ऐसा बड़े बड़े एक्टरों का मानना है और थिएटर में जो टीचर्स होते हैं उनका भी मानना है। और बहुत सारे हॉलीवुड के या फिर अपने भी कंट्री के कुछ बड़े एक्टर हैं, पुराने एक्टर जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, उन किताबों को भी मैंने पढ़ा है, तो थोड़ी बहुत समझ आ गई है। और वही मैं बातें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी एक्टिंग का शौक है और मैं ऑडिशन वगैरह देता हूँ, तो आप प्लीज़ बनाइए। बहुत रिक्वेस्ट किया और लगातार मैसेज किया उन्होंने, और कल ऑडियो में भी मैसेज करके बहुत बोला, तो मुझे लगा कि ठीक है, बनाना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी एक्टरों के लिए है जो एक्टिंग करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अगर आप कैमरे पे दिखना चाहते हो या फिर एक एक्टर बनना चाहते हो तभी आपके लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एक्टिंग हर किसी को आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसका आप अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पे कहीं ना कहीं यूज़ करते हो। आप हर वक्त किसी ना किसी किरदार में होते हो, कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली का एग्जाम्पल लें तो पिता जो होता है बच्चे के सामने पिता की एक्टिंग कर रहा होता है, ठीक है। और वो एक्टिंग नहीं होती है, दरअसल वो उस कैरेक्टर में होता है, उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और अभी मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि यही एक एक्टर को करना होता है। एक एक्टर को करना क्या है, एक्टिंग नहीं करनी है, उस लम्हे को जीना है, उस कैरेक्टर को पकड़ना है। और ये सारी चीज़ों को मैं प्रोसेस वाइज बताऊंगा। और अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है एक्टिंग में तो आप जरूर मेरी बातों को समझ पाएंगे। तो एक फादर अपने बच्चे के सामने फादर के कैरेक्टर में होता है, वही अपनी पत्नी के सामने हस्बैंड के कैरेक्टर में होता है, माँ के सामने बेटा बन जाता है। तो ये सारे उसके इमोशंस बदलते रहते हैं जैसे जैसे उसके फैमिली मेंबर्स बदलते हैं। तो इंसान एक ही है, लेकिन कई तरह की एक्टिंग वो करता रहता है। तो यही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कैमरे पे आना है, मशहूर एक्टर बनना है तो ही आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आप असल ज़िंदगी में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। और जितने भी मुझे लगता है ये कोर्सेज चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, स्टोरी टेलिंग, ये सारी छोटे छोटे कोर्सेज चलते रहते हैं मार्केट में। तो आप कहीं ना कहीं रिलेट करोगे तो ये सब एक्टिंग ही सिखाते हैं, बल्कि एक्टिंग के एक छोटे से पार्ट को सिखाते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या है, अब एक एक्टर को पब्लिक स्पीकिंग तो आनी ही चाहिए। तो अगर थिएटर कर रहे हो आप अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें खुद ही आ गई। दूसरी चीज़ आती है कि बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो ये सारी चीज़ें भी एक एक्टर में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और अरविंद गौड़ साहब भी कहते हैं, हमारे अस्मिता थिएटर ग्रुप के जो फाउंडर हैं, कंगना रणावत को उन्होंने एक्टिंग सिखाई है और राजकुमार राव को भी सिखाई है। तो वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव बातें ही हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पॉजिटिव बातें भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये बात मैं ख़त्म करके वो बात बताता हूँ कि क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो उन्होंने, अरविंद गौड़ साहब ने ये कहा है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार थिएटर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो खुद को समझ पाता है कि वो कौन है। बाकी आप किसी भी फील्ड में जाओ, एजुकेशन सिस्टम में जाओगे तो ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिनका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ तो सिर्फ मेमोरी की टेस्टिंग होती है कि आपकी मेमोरी कितनी पावरफुल है, उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं और आपसे कोई मतलब नहीं है एजुकेशन सिस्टम को। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक्टिंग और थिएटर में कहीं ना कहीं इमोशंस का खेल होता है, आपको समझने की कोशिश की जाती है, आपके अंदर की बातों को निकाला जाता है और देखा जाता है कि आपके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना दर्द है, कितने खुश हो आप। और उस हिसाब से एक डायरेक्टर जो होता है आपको नया मोड़ देता है या फिर नई चीज़ें सिखाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थिएटर एक्टिंग क्या होती है, कैमरा एक्टिंग क्या होती है, कैरेक्टर में कैसे घुसते हैं, कैरेक्टर की बेस पर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, मैथड एक्टिंग क्या होती है, और
अभी मैं नाम का जिक्र कर रहा था कि नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ के दिल्ली के एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो मैंने एक वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन दिया था। तो काफ़ी अच्छा हुआ था ऑडिशन, और मुझे लगा था कि हो जाएगा। तो उनका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे और भी लोगों ने दिया था, लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल अप्रोच था, तो मैंने उनका कुछ नाम यूज़ करके और कुछ पॉजिटिव बातें ही कही थी। अब वो बातें अगर मैं आपको ऑडियो सुनाता तो आपको समझ में आता। मेरा मकसद ये था कि जितने भी एक्टर्स हैं एक दूसरे को ऑडिशन के बारे में अपडेट्स दें, और हम एक दूसरे की मदद करें, ताकि जल्दी से जल्दी जितने भी ऑडिशन हो रहे हैं कोई मिस ना हो जाए, और इससे रिलेटेड जो भी एक दूसरे को जानकारी है वो बताएं। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और मैं उस ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कमी मुझ में है। इसका मतलब ये है कि उस कैरेक्टर की डिमांड कुछ और है और मैं कुछ और हूँ, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट एक्टर हूँ, तब की ये सिचुएशन है। अब ऐसा है कि एक्टिंग ही नहीं आती है और बोल ही नहीं पा रहे हो आप, और डायलॉग डिलीवरी ही नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन अगर परफेक्ट एक्टर हूँ मैं और मैं ऑडिशन देने जाता हूँ फिर भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस कैरेक्टर की डिमांड कुछ और है। एज अलग हो सकता है, लुक अलग हो सकता है, नेचर अलग हो सकता है, और इमोशंस अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑडिशन में देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मेरा अप्रोच था कि मैं सभी एक्टरों से बोलूं कि उन्हें जो कुछ भी मालूम है, ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताएं पर्सनल मैसेज करके, और मुझे जो मालूम होगा मैं बताऊंगा। अब उसमें मैंने ये उनका नाम ले लिया था कि मैंने डैश, अब उनका मैं नाम आज उस दिन के बाद से मैंने लेना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत उस ग्रुप पे तुरंत एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया, और उसमें पता नहीं मेरी बातों को किस तरीके से लिया, और फिर कह दिया कि कभी मेरा नाम आप में से कोई भी यूज़ नहीं करेगा। और तब से मैं किसी का नाम ही नहीं यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो में या फिर कभी भी कहीं भी किसी का नाम यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरा बेनिफिट क्या हो सकता है? सामने वाला अगर आपको मेरे जरिए नाम सुन रहा है तो आपके बारे में सर्च करेगा, आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, आपके बारे में और जानेगा। मेरा बेनिफिट क्या है? तो मैं किसी का अब नाम लेना ही बंद कर दिया उस दिन के बाद से। तो यहाँ इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं और कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं, थिएटर के जो टीचर्स हैं, उनकी भी बातों को मैं बताने जाऊंगा। लेकिन अब नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बातों को मैं बताऊंगा एग्जैक्ट, और आप समझ जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि थिएटर एक्टिंग क्या होती है। थिएटर एक्टिंग में एक्टिंग, देखिए एक्टिंग का मतलब मैंने बताया कि एक्टिंग का मतलब वो होता है कि एक्टिंग करनी नहीं है आपको। अगर आप ऐसे असल जिंदगी में कुछ और हो और आपसे कोई कुछ पर्टिकुलर आपको कैरेक्टर दिया गया या दो चार लाइन की स्क्रिप्ट दी गई और कहा गया कि आप एक्टिंग करो, और आप असल जिंदगी से हट के कुछ और करने लग रहे हो। अब यहाँ भी दो केसेस हैं। एक तो ये है कि उस स्क्रिप्ट की डिमांड है कुछ और करने की, तब आप कर रहे हो और उस स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से ही कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ को भी उस पर्दे पे दिखा सकते हो। तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए कि आप असल जिंदगी में कैसे हो और अब पर्दे पे कैसे आ रहे हो। तो ये मतलब एक्टिंग नहीं करनी है आपको। जब आपसे एक्ट करने को कहा जाए तो एक्टिंग नहीं करनी है, रियल में चीजों को करना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये वास्तव में उस जिंदगी को जी रहा है। तो ये एक्टिंग होती है, ये एक्टिंग की डेफिनेशन है। और कभी भी कई तरह के एक्टरों की ये शिकायत होती है कि मुझे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त, आप अगर खुद को एक्टर कहते हो और आप थोड़ा बहुत काम कर चुके हो उसमें, तो आप ये भूल जाओ कि आप हो। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट में बंदा कौन है और उसको मुझे कैमरे पे जिंदा करना है, बस बात खत्म। और ये मत सोचो कि हिमांशु सिंह है भी, स्क्रिप्ट अगर मिली और स्क्रिप्ट में हिमांशु सिंह नहीं कोई और बंदा है,
तो उस बंदे को जिंदा करने का काम हिमांशु सिंह का है, अगर हिमांशु सिंह एक एक्टर है और अपने आप को एक्टर कहते हैं तो। और अगर ये भी हो सकता है कि उस बंदी का नेचर हिमांशु सिंह से बहुत अलग हो, या फिर अगर ऐसा लगता है कि हिमांशु सिंह बिल्कुल उस कैरेक्टर के सेम मतलब फ्रेम में फिट होते हैं, तो अपने आप को भी रख सकते हैं उस फिल्म में, या फिर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को सेम रख के। तो आपको कभी ऐसा नहीं कहना है कि मुझे इस तरीके के कैरेक्टर में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको खुद को भूल जाना है, उस स्क्रिप्ट में घुस जाना है, उस कैरेक्टर को पकड़ लेना है। कैरेक्टर की डेप्थ को कैसे पकड़ते हैं, ये सारी चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा थिएटर एक्टिंग के बारे में, क्योंकि बेसिक्स आपके वहीं से क्लियर होते हैं। अब थिएटर एक्टिंग क्या क्या सिखाया जाता है मैं सब बताने वाला हूँ। थिएटर एक्टिंग में क्या होती है कि वहाँ थोड़ी लाउड एक्टिंग होती है, क्योंकि एक स्टेज होता है और माइक वगैरह यूज नहीं करना होता है, और स्टेज के सामने ऑडियंस बैठी होती है, तो आपको परफॉर्म करना होता है। जैसा भी एक्ट हो, कॉमेडी भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, कुछ कल्चरल भी हो सकता है, और आपको वहाँ एक्ट करना होता है। तो वहाँ जाके आपको आपकी टोन बहुत ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, मतलब आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए और तेज बोलना है आपको, क्योंकि वहाँ जो ऑडियंस बैठी है, पहली सीट पे जो बैठा है उसे भी साफ साफ सुनाई देना चाहिए, और आखिरी सीट पर जो बैठा है उसे भी बहुत आसानी से आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। तो ये थिएटर एक्टिंग में होती है। अब वहाँ उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप थिएटर कर चुके हो तो और थिएटर ही कर रहे हो, कैमरा एक्टिंग से आप मतलब ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो कैमरा एक्टिंग, तो उस कंडीशन में एक्टर हो जाता है बेकार। क्यों, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आपकी आदत ये हो गई है किसी भी डायलॉग को बहुत चिल्ला के बोलने की, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की, क्योंकि थिएटर एक्टिंग में ऐसा ही होता है, ऑडियंस वैसे ही सुन पाएगी, वैसे ही समझ पाएगी और तभी रिएक्ट करेगी। अगर आप जोर से नहीं करोगे, एक्स्ट्रा नहीं करोगे, तो ऑडियंस को चीजें समझ में ही नहीं आएंगी आप कर क्या रहे हो। क्योंकि एक तो थोड़ा सा अंधेरा होता है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देख नहीं पाता है आपको, ऑडियंस देख नहीं पाती है। थिएटर की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ आपकी आवाज जो है 70% आपके एक्टिंग में रोल प्ले करती है। तो बहुत चिल्ला के बोलना होता है। कुछ लोगों का तो आवाज गला ही बैठ जाता है, 2-4 साल 10 साल 5 साल कर लेते हैं तो उनकी गले की आवाज ही बैठ जाती है। बहुत अच्छे अच्छे ये हमारे जो पुराने कृष्ण बनते हैं, उनकी माता श्री भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, और वो भी थिएटर करती थी, और थिएटर करते करते उनका भी गला बैठ गया था, तो उन्होंने इनको भी सलाह दी थी। अभी उनका नाम देखिए, मुझे भारद्वाज है कोई, याद नहीं आ रहा है। तो इनको भी सलाह दी थी कि आप बहुत ज़्यादा थिएटर मत करना, और इन्होंने थिएटर किया था, और यही आवाज़ को लेके। यहाँ अरविंद गौड़ के यहाँ भी एक स्टूडेंट है, काफ़ी समय से थिएटर करती है, बहुत अच्छा करती है, और उसका भी गला बैठ गया है। तो बहुत चिल्लाना होता है, और नुक्कड़ नाटक भी उसी का एक पार्ट है, तो उसमें भी आपको रोड पर जाके थोड़ा बहुत चिल्लाना होता है। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपके गले के लिए, आपकी आवाज़ के लिए बहुत बुरा है वो। तो ये थिएटर एक्टिंग थे। अब थिएटर एक्टिंग में अब चूंकि 70% आवाज़ का ही काम है, तो वहाँ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो एक्टिंग में बहुत काम आती है, आपकी डिक्शन। डिक्शन बहुत इम्प्रूव हो जाती है। मतलब आपको श को स नहीं बोलना है, इंग्लिश को इंग्लिश ही बोलना है, इंग्लिश नहीं बोलना है। शाहरुख खान को शाहरुख खान बोलना है, शाहरुख खान नहीं बोलना है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लियर हो जाती हैं, जो कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, और शुरू शुरू में मेरी भी थी। अभी भी कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं, फ्लो में हो जाता है, लेकिन उस पर पूरा आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी थिएटर में बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आवाज़ ही मायने रखता है, और हर डायरेक्टर आपकी आवाज़ पर काम करना चाहता है, आपके डिक्शन पर काम करना चाहता है। तो ये तो थिएटर की बातें हो गई थी कि थिएटर में क्या क्या इम्प्रूव हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्प्रूव होती है, और वहाँ पे थिएटर में ही सारी चीज़ें, ये मेथड एक्टिंग भी सिखाई जाती है थिएटर में। मेथड एक्टिंग का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक टीचर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अपनी बुक में, कि मेथड एक्टिंग जब आप करते हो ना, तो
कहीं ना कहीं स्टेज के पीछे जिस कैरेक्टर को आप कर रहे हो, जितने भी उस प्ले में जितने भी रोल हैं, उन वो सब जितने कैरेक्टर को कर रहे हैं, मान लीजिए 7 कैरेक्टर हैं, तो वो सातों एक छोटा छोटा एक जैसे गुड्डा गुड़िया कह सकते हैं, मिट्टी के गुड्डे और गुड़िया को बनाएंगे, ठीक है। और जैसा उनका कैरेक्टर है वैसा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाथ से बना के लाएंगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाजार से खरीद के लाएं और उसको मान लें कि हाँ ये मेरा कैरेक्टर है, और उसको ध्यान से देखेंगे कि मेरा कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए, और उसको स्टेज के पीछे रखेंगे, और जब तक रिहर्सल चलेगी वो पीछे रखे रहेंगे, और जब तक वो परफॉर्मेंस हो नहीं जाएगी। और हाँ, ये भी बात है कि थिएटर में एक प्ले को करने में बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 5 से 6 महीने तक भी लग जाते हैं एक प्ले को तैयार करने में। तो बहुत अच्छे तरीके से रिहर्सल होती है, बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और इसी में एक एक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो उस पुतले को या फिर उस गुड्डे गुड़िया को स्टेज के पीछे रखा जाता है, और जब तक आप परफॉर्मेंस दे देते हो, मतलब फाइनल परफॉर्मेंस जो भी आपका 6 महीने बाद जब ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म कर देते हो, तो उस जो मिट्टी की गुड़िया थी या फिर जो गुड्डा था उसे आप फोड़ देते हो, तोड़ देते हो, नष्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि तब तक आप उस किरदार में रहते हो, तब तक आप उस कैरेक्टर में रहते हो, और जब आपने तोड़ दिया तो अब आप न्यूट्रल हो गए। बहुत बड़ी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 महीने तक आपने उस कैरेक्टर की तैयारी की, और अब आप पूरी तरीके से उस कैरेक्टर में हो। अब आप नहीं हो। वो लगभग ये भी रिलेट कर सकते हैं कि आपकी जान जो है उस गुड्डे में बसी हुई है। अब इसको बहुत बारीकी से करना होता है, क्योंकि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है बहुत से एक्टरों के साथ, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। हमारे मनोज बाजपेयी साहब ये भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि कुछ कैरेक्टर की डेप्थ को समझने के लिए इतना इनको दिक्कत हो जाती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता है। कोई गलिया गलिया करके मूवी भी है उनकी, जो कि फ्लॉप ही हो गई थी, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवी अभी शुरू में फ्लॉप हो जाती थी। तो उसके कैरेक्टर को समझने के लिए वो इतना ज़्यादा उस कैरेक्टर की डेप्थ में चले गए थे कि उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो गया था, मतलब रात को नींदें नहीं आनी, कुछ बोलना, ऐसे करना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसको बहुत मेथड वाइज करना होता है, और एक मेंटर के सामने ये करना होता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये एक बेसिक एक्टर या फिर बेसिक एक्टिंग सिखाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो पैशनेट है और बहुत अच्छी खासी जिसे एक्टिंग की समझ है, उसे मेरी बातें ये सब समझ में आ रही होंगी। क्योंकि एक होती है बहुत नॉर्मल एक्टिंग की, आपको अपने आप को सामने रखने ही नहीं आ रहा है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप एक्टिंग की समझ ही नहीं है आपके अंदर, एक्टिंग की इमोशंस को कैसे सामने रखते हैं ये नहीं पता है। तो उन लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी, जिन्हें बहुत अच्छी खासी समझ है उन्हें आएंगे। और समझ की बात है तो ऐसा नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो तो ही आपकी समझ है। अगर आप ऑडियंस में भी हो और आप अच्छे ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्व करके आप तय कर लेते हो कि हाँ ये किस तरीके की एक्टिंग कर रहा है, और मेथड एक्टिंग है, कैरेक्टर एक्टिंग है, कि थिएटर एक्टिंग है, या फिर कैमरा एक्टिंग है, तो उस आप भी ये बात समझ रहे होगे अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। तो वो गुड्डे और गुड़िया को तोड़ देता है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है एक्टर, और फिर दूसरे एक्ट की तैयारी कर लेता है, और फिर दूसरे गुड्डे गुड़िया को तैयार करता है और उस कैरेक्टर में चला जाता है। मतलब उस गुड्डे गुड़िया में एक और नई जान आ गई, और जो जान है वो उसके अंदर भी है। जब गुड़िया टूटेगी या फिर जब गुड्डा टूटेगा तो ये जान भी निकल जाएगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब हिमांशु सिंह हो जाएंगे, नहीं तो जो इसके अंदर कैरेक्टर था तब तक उस कैरेक्टर में। ये एक्टिंग मतलब इस लेवल की एक्टिंग होती है। तो ये सब मेथड एक्टिंग में आती है, और ये सारी चीज़ें अच्छे थिएटर्स में सिखाई जाती हैं। बहुत अच्छे थिएटर में अगर आप अच्छा खासा टाइम दोगे तब आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो ये थिएटर एक्टिंग हो गई। अब कैमरा एक्टिंग क्या होती है? देखिए, मैं 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ों को, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। तो
आप परेशान मत होइएगा, हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाए, जो कि आपको लगे, मुझे नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे एक्टिंग को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ और ना जाने कितने राइटरों की किताबें पढ़ी है मैंने। आप जितने भी एक्टर्स को जानते होंगे, सबके इंटरव्यू को मैंने, हर तरह के इंटरव्यू को देखा है, उन सबके हर तरह के इंटरव्यू को देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा नॉलेज है अंदर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक वीडियो में उन सारे नॉलेजों को पैक आपको देने को। और एक बात ये भी है कि अगर मैं कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लूँ, कितना भी अच्छा एक्टर बन जाऊँ, एक ये फैक्ट है कि कोई भी एक्टर कभी भी 100% एक्टर नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। एक्टिंग में ये होती है, और इस बात को हर बड़े से बड़ा एक्टर कहता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई यही कहता है कि कोई परफेक्ट एक्टर नहीं होता है, एक्टर हमेशा सीखता रहता है। तो ये भी चीजें हैं, तो इसीलिए मैं सीखता भी रहता हूँ। और मुझे लगा, और कुछ लोगों की डिमांड भी आई थी कि जितना मालूम है एक्टिंग के बारे में आप बता दो, तो अभी मैं बता रहा हूँ। तो थिएटर एक्टिंग पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट कर ली। अब दूसरी एक्टिंग की बात करेंगे, कैमरा एक्टिंग। कुछ लोगों को लगता है कैमरा एक्टिंग बहुत आसान है, जबकि वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि कैमरा एक्टिंग एक ऐसी एक्टिंग है जहां आप कोई गलती नहीं कर सकते हो। थिएटर में गलती चलेगी, लेकिन इसमें नहीं चलेगी। अब ये दोनों में से कौन बातें सही हैं और कितनी सही हैं, इस पर मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, कैमरा एक्टिंग क्या है? कैमरा एक्टिंग ये है कि आपने कैमरा लगाया और उसके सामने आप एक्ट कर रहे हो, या फिर किसी कैमरे में आप एक्ट कर रहे हो। 2-4 और कैरेक्टर भी हैं और उसके साथ आप भी हो और आपकी एक्टिंग चल रही है। वो तो हो गई कैमरा एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग में क्या है? वहाँ स्टेज पर 4-5 लोग खड़े हैं, उसमें आप हो, थोड़ी आपकी आवाज़ लाउड है और आप एक्टिंग कर रहे हो। कैमरा एक्टिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। आवाज़ तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, क्लियर होनी ही चाहिए, डिक्शन अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन लगभग यहाँ 70% फेशियल एक्सप्रेशन का, क्योंकि बहुत से आप एक्टर्स ऐसे देखे होंगे बहुत सी फिल्मों में जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, और केवल अपने बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से ऑडियंस को इम्प्रेस कर देते हैं। और ऐसा थिएटर एक्टिंग में पॉसिबल नहीं है। थिएटर एक्टिंग में भी तब पॉसिबल है, उसका भी एक अलग बताते हैं डायरेक्टर्स, जब सारे कैरेक्टर अगल बगल उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की बहुत तारीफ करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राजा ही है तो राजा के वेशभूषा में नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही कुछ भी वस्त्र पहना हुआ है, और सब चिल्लाने लगे राजा की जय, राजा की जय, राजा की जय, तो ऑडियंस को ये लगता है कि हाँ यही राजा है, जबकि उसने अभी एक शब्द बोला भी नहीं है और सिर्फ वो चल रहा है। वो भी राजा की तरह नहीं चल रहा है, फकीरों की तरह ही चल रहा है, उसके वस्त्र भी फकीरों की तरह है, राजा की तरह नहीं है, लेकिन सभी चिल्लाने लगे राजा की जय, तो हाँ ऑडियंस ने मान लिया वो राजा है। तो ये उसमें होता है, थिएटर में होता है। अगर जबरदस्ती किसी चीज को मनवानी है तो वो भी मनवा सकते हैं, लेकिन और सारे जितने भी एक्टर्स हैं उनकी मदद से, बिना कुछ बोले। यहाँ पर क्या होता है, कैमरा एक्टिंग में आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और जब आप बोलते हो, कोई भी चीज़ बोलते हो, तो आपका लहजा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें एकदम रेडियो की तरह या फिर एक न्यूज़ एंकर की तरह ही बोलो, लेकिन जो भी आप बोलो, जिस आप फ्रेम में हो, जो भी आपका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होकर बोलो। यहाँ थोड़ी भी ओवर एक्टिंग कोई बर्दाश्त नहीं करता है, या फिर वैसा ऑडियंस जिसे एक्टिंग की बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं है, वो भी कह देता है बहुत आसानी से कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपके ऊपर ओवर एक्टिंग का टैग बहुत जल्दी लोग लगाते हैं। एक होती है ओवर एक्टिंग, एक होती है अंडर एक्टिंग। अंडर एक्टिंग ये कि आप कैमरे के सामने आके हो गए फ्रस्ट्रेट, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोलो। वैसे लोगों को तो खैर चांस ही नहीं मिलता है, तो वेब सीरीज में या फिर कहीं पे भी आप अंडर एक्टिंग वाले लोगों को तो चांस ही नहीं मिलता है। ओवर एक्टिंग को थोड़ा सा पहले मिलता था, क्योंकि पहले, और ऐसा माना भी जाता है कि इंडिया में थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग चलती भी है, तो अभी भी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि कुछ ओवर एक्टिंग भी करके, और ओवर एक्टिंग बुरी चीज नहीं है।
लोग समझते हैं कि ओवर एक्टिंग बहुत बेकार है। ओवर एक्टिंग बुरी चीज नहीं है, ओवर एक्टिंग भी एक एक्टिंग का पार्ट है। जैसे आप जॉनी लीवर को देख लीजिए, रामपाल यादव को देख लीजिए, तो ये कभी कभी ये सब लोग ओवर एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन वहां उस चीज की डिमांड होती है। ये सिर्फ एक्टिंग करेंगे ना तो वो लीड रोल में आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों का कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि इन्हें ओवर एक्टिंग ही करनी है, अचानक से ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना है क्योंकि कम टाइम होता है इनके पास। अब उस पे ये एकदम नॉर्मल एक्टिंग करके चले जाएं तो कब आए कब गए ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे, फिर से मैं कह रहा हूँ, काफी अच्छी एक्टिंग करने की वजह से ऑडियंस उन्हें नोटिस नहीं कर पाती है। ऐसा भी होता है कि आप बहुत ही काबिल एक्टर हो लेकिन आप एकदम फ्रेम में किए जा रहे हो तो ऑडियंस को पता ही नहीं चला आप कब आए कब गए, तो नोटिस ही नहीं कर पाई, और ऑडियंस भी नहीं की तो कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं किया, डायरेक्टर भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक इमेज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए भी अब ऋषि कपूर साहब ये कहते थे कि कोई बंदा बुरा एक्टर या अच्छा एक्टर नहीं होता, वो सिर्फ एक्टर होता है या नहीं होता है। हो सकता है कि वो एक्टर है, या ये हो सकता है वो एक्टर नहीं है। बुरा अच्छा कुछ नहीं होता है, ये चीजें बदलती रहती है कैरेक्टर के हिसाब से और समय के हिसाब से भी। तो ये कैमरा एक्टिंग में है। तो कैमरा एक्टिंग मुझे लगता है कि थिएटर एक्टिंग से टफ है, क्योंकि थिएटर एक्टिंग में आपकी, अगर आप लोगों के सामने बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए थिएटर एक्टिंग बहुत आसान चीज है और आप पूरी तरीके से एंजॉय करोगे, डिक्शन वगैरह सब कुछ सही है तो। और नहीं भी है तो कोई बोलता थोड़ी नहीं ऑडियंस में खड़ा होकर, बस ऑब्जर्व किया और उसको किसी ने रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको डायरेक्टर थोड़ा सा समझाता है कि यहाँ पे तुम्हारा ये हुआ था, यहाँ डाउन गए थे, इस वर्ड को ऐसे बोलना था, ऐसे बोल दिए थे, तो फिर निकल जाती हैं चीजें। लेकिन कैमरा एक्टिंग में वही आपकी अपनी एक्टिंग को रिकॉर्ड करके लोग दिखाते हैं, और यहाँ मतलब पूरी तरीके से नोटिस कराया जाता है और आपको एकदम प्रूफ कर दिया जाता है कि हाँ सच में आप यहाँ पे गलत थे। तो कैमरा एक्टिंग थोड़ी टफ होती है, सच में टफ होती है। यहाँ पर आपको परफेक्ट होके ही आना है, सीख के ही आना है, क्योंकि यहाँ पर सीखने का मौका नहीं है। और एक हॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, तो उनकी भी एक अपनी किताब है, तो उन्होंने भी ये बोला है कि फेमस होना अलग चीज होती है। अब उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें शुरुआती दौर में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिल गई, 19-21 साल की उम्र में बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम कर लिया। अब एक्ट्रेस थी, सुंदर थी, तो ज़्यादा एक्टिंग करना नहीं था, बस फ्रेम में बने रहना था, और काम मिलता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि उन्हें ऐसे कैरेक्टर मिलने लगे जिसमें बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स की जरूरत थी, और एक्टिंग तो बहुत अच्छी आती नहीं थी उन्हें, और हो चुकी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये मैं समझाने वाला हूँ कि अगर आप बहुत फेमस हो जाते हो ना, तो भी आप उस लेवल पर आके एक्टिंग नहीं सीख सकते हो। एक्टिंग सीखने का भी एक अपना टाइम है। एज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि एज आपकी ये होनी चाहिए तभी आप एक्टिंग सीख, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। यहाँ फेमस होने की बात कर रहे हैं। एक 30-35 साल का आदमी भी एक्टिंग सीख सकता है, एक 19-21 साल का लड़का भी एक्टिंग नहीं सीख सकता है। दोनों में फर्क होना चाहिए। फर्क ये होना चाहिए कि 30-35 साल वाला आदमी फेमस नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तब वो एक्टिंग सीख सकता है। और अगर 19-21 साल का लड़का ही बहुत फेमस हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेम में है, और उसके अंदर ये चीज़ें बैठ गई हैं कि उसे बहुत लोग जानते हैं, उसकी अपनी बहुत वैल्यू है, और ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा चुका है, तो उसे एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता। वो खुद को ही एक्टिंग जो सिखा दे, उसे एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता। तो ऐसा उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो, फिर उन्हें लगा कि उन्हें एक्टिंग सीखनी चाहिए, और वो बहुत से इंस्टीट्यूट में गई, अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, चूँकि बहुत फेमस थे और काबिल एक्ट्रेस थे। तो मेथड एक्टिंग, ये सारी चीज़ों पर बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिला। और फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है और बताया है कि एक्टिंग सीखना, जानना, इसके लिए, और हमारे नाट्य शास्त्र में भी, हमारे इंडिया की एक्टिंग के
विषय में बहुत अच्छी किताब है, आप सबको पढ़ना ही चाहिए। नाट्य शास्त्र में ये बताया जाता है कि एक्टिंग अगर आपको सीखनी है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी होनी चाहिए। कमी इन द सेंस ये नहीं कि आपकी क्वालिटी में कुछ कमी होनी चाहिए। कमी का मतलब जैसे दर्द कह सकते हैं, दर्द आपके अंदर बहुत दर्द होना चाहिए या कुछ दर्द भी होना चाहिए, उसको आप बहुत बना के और उसके सहारे आप एक्टिंग कर सकते हो। तो ये नाट्य शास्त्र में भी बताया गया है। कुछ अच्छी अच्छी फिल्मों में भी इस चीज़ों का उल्लेख होता है। जैसे रॉकस्टार में भी रणबीर कपूर साहब कहते हैं कि आर्टिस्ट तब तक आर्टिस्ट नहीं है जब तक उसके अंदर दर्द नहीं है। तो दर्द के सहारे आप अच्छा अभिनय कर सकते हो। और नाट्य शास्त्र इतनी अच्छी किताब है, नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है कि एक्टिंग का जो उद्देश्य है, वहाँ एक्टिंग के उद्देश्य को अलग तरीका ही मतलब दिया गया है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितनी भी ये भगवान वाली बातें हैं, जो भगवान को सिद्ध करती हैं या उनके पावर को बताती हैं, उनके कैरेक्टर को दिखाती हैं, ये एक्टर्स जो हैं इन्हीं सब चीज़ों को, अब इससे भी पीछे की बात बताई गई है कि नाट्य शास्त्र इतनी पवित्र किताब है कि ये भगवानों के लिए बनाई गई थी। अब इसमें क्या सही, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं भगवानों के लिए, ये कि भगवान अपनी जो जो चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर चुके हैं उसे मतलब लोगों तक दिखाएं। अब उस समय कैमरा एक्टिंग या फिर ऐसा नहीं था, तो थिएटर या फिर मंच के सहारे ही किया जा सकता था। लेकिन भगवान चूंकि एक्टिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर कोई दर्द है ही नहीं, वो हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। और जो बहुत ज़्यादा खुश है वो एक्टिंग नहीं कर सकता है या किसी भी तरह का आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। आर्टिस्ट बनने के लिए आपके अंदर दर्द होना चाहिए, आपके अंदर कोई कमी होनी चाहिए, तब जाके आप आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने, भगवानों ने चुना मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत सारा दर्द होता है। तो उन्होंने चुना कि मनुष्य एक्टिंग कर सकते हैं और हमारी बातों को, हमने जो भी बड़े बड़े काम किए हैं, हमने जो भी मानव के लिए कल्याण का काम किया है, उन सारी चीज़ों को मनुष्य जो है मंच पे परफॉर्म करके दिखाए। और इससे हमारा जो है, हमारी जो वैल्यू है हमेशा लोगों को पता चलती रहे। तो ये नाट्य शास्त्र का उद्देश्य है। और इसलिए ही बहुत पहले सिर्फ जो है आध्यात्मिक चीज़ें ही चलती थी, क्योंकि वहाँ नाट्य शास्त्र की बातों को रखा जाता था कि नाट्य शास्त्र में ये सब बताया गया है कि भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसे आपको दिखाना है, भगवान की तारीफ करनी है। चूँकि तारीफ करने लायक होते भी हैं, उनका काम ही वैसा होता है, मनुष्य का उद्धार करना, उसे सही रास्ता दिखाना, तो उसे आप मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाइए। तो ये एक्टर का उद्देश्य होता है। अब इस समय भी वही उद्देश्य है एक्टर का, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित इसलिए हो गया है कि अब सारे सीरियल या फिर वेब सीरीज का जमाना आ गया, तो इसमें आप हमेशा आध्यात्मिक चीज़ों को तो ला नहीं सकते, क्योंकि ऑडियंस भी उतनी अब समझदार है नहीं। इसको तुरंत कुछ ना कुछ थ्रिलर चाहिए, क्राइम चाहिए, मर्डर, खून खराबा, ये देखना है। तो वहाँ पर आप ऐसी बातें करो कि आध्यात्मिक चीज़ें लाओ, भगवान की बात बताओ, लीलाएं दिखाओ, रामायण महाभारत दिखाओ हमेशा, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ भी आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आप अच्छाई को दिखा सकते हो, पॉजिटिव चीज़ों को दिखा सकते हो, पॉजिटिव कैरेक्टर को अपने अंदर ले सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो। अब पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि उनकी जो भगवान की लीलाएं आप करते थे तो उसमें भी तो निगेटिव कैरेक्टर्स थे, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे एक्टर्स सिर्फ पॉजिटिव ही करेंगे और नॉन एक्टर्स निगेटिव कैरेक्टर करेंगे, नहीं ना। तो निगेटिव कैरेक्टर भी करना है, लेकिन लास्ट में निगेटिव कैरेक्टर कैसे हार जाता है, उसकी पराजय कैसे होती है, उस चीज़ को पब्लिक को दिखाना है, ताकि पब्लिक कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर ना आने दे, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचे और समाज में हमेशा पॉजिटिव करने के बारे में मतलब पहल करें। तो ये सारी चीज़ें नाट्य शास्त्र में बताई गई है बहुत अच्छे से। तो ये किताब मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। तो कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, दो चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की। मुझे लगता है आप सबको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं मेथड एक्टिंग के। तो मेथड एक्टिंग थोड़ा सा तो मैंने थिएटर एक्टिंग में समझा दिया था, लेकिन आज के ज़माने में अगर देखें मेथड एक्टिंग क्या होती है, तो आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी। तो उसमें जो अपने पूरे कैरेक्टर को चेंज किया है फरहान अख्तर ने, तो वो मेथड एक्टिंग के जरिए ही किया है। मतलब मिल्खा सिंह का लुक उन्हें पता चला कि ऐसे थे,
इतनी मेहनत करते थे। एक तो तरीका ये था कि वो जैसे एक्टर हैं ऐसे कर दिया, मिल्खा सिंह अब बहुत ज़्यादा दौड़ने की जरूरत है नहीं और बॉडी बॉडी तो ऐसे दिख जाती है। एक्टर्स की ऐसे इस समय एडिटिंग का ज़माना है तो वैसे भी आ जाती हैं। तो एक तरीका वो था कि वैसे कर लेते वो, और एक तरीका वो था कि पूरे मेथड के साथ करते ताकि वो मिल्खा सिंह बन सके। और कहीं ना कहीं फरहान अख्तर को आप जब देखेंगे मिल्खा सिंह में तो और मूवीज़ में कुछ और ही है, और उस मूवी में वो सच में मिल्खा सिंह ही है। तो वो मेथड एक्टिंग के जरिए आता है, मतलब आप पूरे रूटीन को फॉलो करो, जो मिल्खा सिंह सच में करते थे उन सारी रूटीन को फॉलो करो, तो ये मेथड एक्टिंग में आती हैं चीज़ें। अब ये एक गुड्डा और गुड़िया वाला चीज जो बताया था वो थिएटर में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ये कैमरा एक्टिंग में आपको दिखना, लुक भी बहुत मैटर करता है। अब लुक का मतलब ये नहीं स्मार्टनेस भी खैर मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है, लेकिन लुक का मतलब अब मिल्खा सिंह का लुक कैसा था, फिजिक कैसी थी, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इन सारी चीज़ों पर काम करना है। और इन पे काम करना है तो आपको मेथड एक्टिंग का ही इस्तेमाल करना होगा, मतलब उतना ज़्यादा आपको दौड़ना होगा, वर्कआउट करना होगा, अपने लुक को ऐसा मेंटेन करना होगा, तब जाके आप उस लेवल की एक्टिंग कर पाओगे। और उन्होंने वो किया। और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, जैसे आपने रणबीर कपूर बहुत ही अच्छा एक्टर है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी एक्टिंग लगती है उसकी, और मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में उससे काबिल एक्टर कोई है। अब उनका कैरियर थोड़ा डाउन हो गया, उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे कभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन उनकी जब आप बर्फी देखोगे तो बर्फी में वो कुछ और ही है, रॉकस्टार में कुछ और ही है, और उनकी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी तमाशा में वो कुछ और ही है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप कैरेक्टर को समझते हो और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, उसकी ज़िंदगी जीने लगते हो, और उससे पहले आपको कुछ होमवर्क करना होता है। वो कैरेक्टर सच में कहाँ आपकी अगल बगल वाली ज़िंदगी में कहाँ रहता है, उससे जाके मिलते हो, उसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हो और उसमें घुलने की कोशिश करते हो, और फिर उसे भूल जाते हो और खुद वो बन जाते हो और उसे कैमरे के सामने रखते हो। ये होती है मेथड एक्टिंग। तो ये रणबीर कपूर साहब ने कई फिल्मों में अपने की है, तो आपको वो सारी फिल्में दोबारा देखनी चाहिए और देखना चाहिए कैसे कैरेक्टर में खुद को पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व कर देते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये मेथड एक्टिंग थे। उसका जो भी एक्टिंग आपको करनी है उसको एक प्रॉपर मेथड के जरिए कीजिए। अब आजकल के जितने भी एक्टर्स हैं या फिर पहले भी अभी 10-15 साल पहले जितने भी फेमस एक्टर्स थे, उनका बहुत ही रफ एंड टफ आइडिया जो है, जो मैंने उनके इंटरव्यू में भी सुना है और वो देखने में भी लग जाता है, जो वो कहते हैं उनका मेथड एक्टिंग का तरीका ये है कि वो शूटिंग पे जब आ रहे हैं तो अपनी कार में जिस तरीके का उन्हें शूट करना है उस तरीके का गाना बजा रहे हैं और उस तरीके की इमोशन को फील कर रहे हैं और आके शूटिंग वाले लोकेशन पे वैसी एक्टिंग कर दे रहे हैं। तो उनके लिए वही मेथड एक्टिंग है। तो एक ये तरीका है मेथड एक्टिंग का, और एक ये है कि आप उन सारे प्रोसेस को देखें, सच में वैसे कैरेक्टर के पास जाएं, सच में उससे बातें करें, उसे समझने की कोशिश करें, कुछ टाइम दें। और फिर जैसे आमिर खान भी अपनी फिल्मों में ये करते हैं, तो उनकी फिल्मों में भी लगता है कि हर फिल्म में वो कुछ और ही है। तो मेथड एक्टिंग तो दिख जाती है कैमरे पे, पब्लिक भी समझ लेती है कि कितनी मेहनत की है सामने वाले ने। तो ये आपकी मेथड एक्टिंग थी। बाकी ये तो सारी बातें मैंने बताई लीड एक्टर के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। अब हर किसी को तो लीड एक्टर की ज़रूरत को ही समझना चाहिए, क्योंकि आपको एक्टिंग या फिर कोई छोटा एक्ट भी मिलता है, तो अगर आप लीड एक्टर की तैयारी में हो या फिर बहुत अच्छी एक्टिंग की आपको नॉलेज है, तो उस छोटी एक्ट को भी आप बहुत ही अच्छा करोगे और उसी एक्ट के जरिए हो सकता है आपको बहुत अच्छा एक्ट करने का भी मौका मिल जाए। तो अब छोटे एक्ट्स को भी आप अच्छा कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो कैरेक्टर बेस्ड एक्टिंग होती है। कैरेक्टर बेस्ड एक्टिंग में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी फिल्में होती हैं, तो उसमें एक कोई ऑफिस में बॉस है, तो कोई एम्प्लॉय है, तो उसकी दोस्त है, तो ये छोटे छोटे अपने कैरेक्टर्स होते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द हीरो या फिर मेन एक्टर जो है घूमता रहता है। तो वो सारे जो एक्टर्स होते हैं जो हीरो को चारों बगल से घेरे रहते हैं, वो उनका अपना एक फ्रेम होता है, उससे ज़्यादा वो उससे उस बाउंड्री को क्रॉस करके वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं।
एक्टर करता है, लीड एक्टर करता है, हर वक्त हर सिचुएशन में उसकी बाउंड्री चेंज होती है, इसलिए तो वो लीड एक्टर है ना भाई। और उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अभी रोमांटिक हो जाएगा, अभी वो एग्रेसिव हो जाएगा, अभी वो ह्यूमर क्रिएट करना चाहेगा, अभी वो डांस करेगा, अभी वो रोने लगेगा। तो ये हर सिचुएशन में उसकी बाउंड्री चेंज होती है लीड एक्टर की। लेकिन यहाँ जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो उनको घेरे हुए हैं, अब मैं छोटे मोटे कैरेक्टर्स कह के किसी एक्टर को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वही छोटे मोटे कैरेक्टर हो सकता है किसी मजबूरी से वो एक्ट कर रहे हो और वो लीड एक्टर से भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और ऐसा देखा गया है और कई एक्टरों ने ये सारी चीज़ें साबित की हैं। इरफान खान हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, और भी बहुत से एक्टर्स हैं। तो उनका अपना एक दायरा फिक्स होता है कि इसी बाउंड्री में रह के आपको परफॉर्मेंस करनी है, और उस बाउंड्री में रह के उन्हें परफॉर्मेंस करना होता है। और उसमें बहुत अच्छा अगर करना है तो उसमें आप मेथड एक्टिंग को अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एक बॉस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो बोलेगा तो कैसे बोलेगा, वो अपने किसी एम्प्लॉय से बात करेगा तो कैसे बात करेगा हक जता के, या फिर कैसे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कैसे उसे डांटेगा, एप्रिसिएट करेगा तो कैसे एप्रिसिएट करेगा, उसमें भी एक एटीट्यूड दिखना चाहिए एप्रिसिएशन के समय पे। तो ये सारी चीज़ें आप उस छोटे से कैरेक्टर में भी मेथड एक्टिंग को अप्लाई करके कर सकते हो। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ को बताने की कोशिश की है। और एक्टिंग, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक पावर देती है। और हमारे इंडिया में एक्टर्स की बहुत इज्जत भी है और लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें करो और ऐसी चीज़ें करो जिससे सोसाइटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े। बाकी मुझे जितनी भी नॉलेज थी मैंने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से बताने की। लेकिन एक चीज़ और है, आप एक्टिंग को ऐसे थ्योरी के बेसिस पे समझ के नहीं कर सकते हो। कितनी भी अच्छी अच्छी थ्योरीज आपको मिल जाए, कितने भी आप राइटर्स की या फिर एक्टर्स की या डायरेक्टर्स की किताबों को पढ़ लें, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो अपने ऊपर। आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? एक तरीका ये है कि आपने सारी बातों को सुना और उसको अकेले ही करने लगे। तो इसमें हो सकता है कि आप थोड़े से इम्प्रूव हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी एक्टिंग की समझ और ज़्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि आप खुद की निगरानी में सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिंग आपकी और बेकार भी हो सकती है। तो यही तरीका है कि एक्टिंग को अगर आपको करना है तो आपको गलतियां करनी होगी, और गलतियां किसी के सामने करनी होगी, और उसके सामने जिसे आपसे बेहतर नॉलेज है एक्टिंग के, उसके सामने अगर आप करोगे तो वो आपको बता देगा कि आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, तो उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही बातें थी। और ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक्टिंग हर किसी को ही अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहिए और करना चाहिए। और अगर आप सीरियस हैं एक्टिंग के लिए, तो एक्टिंग एक ऐसा काम है जो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो आप बहुत फेमस हो ना हो वो अलग की बात है, फेमस होना, काबिल होना, ये सारी चीज़ें बहुत अलग की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत एक्सीलेंस अपने अंदर लाना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये तो आपके हाथ में है और ये आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक्टर बनना तो अपने प्रोसेस में लग जाओ, जो भी आपका प्रोसेस है, जब मौका मिलेगा तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर दोगे। बाकी किसी अच्छे मेंटर को आप चुन सकते हो एक्टिंग सीखने के लिए और प्रैक्टिस में लाने के लिए। और बिना मेंटर के एक्टिंग जो है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी टफ हो जाती है सीखना, और कहीं ना कहीं वो बात नहीं आ पाती है जो बात एक लीड एक्टर के लिए चाहिए। तो आप अपने अगल बगल कोई अच्छा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी अच्छे मेंटर को तलाश सकते हो जो एक्टिंग अच्छा करता है। नहीं तो आप चाहो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक मुझे शेयर कर दो। अगर आप चाहते हो कि पब्लिक आपकी वीडियोस को ना देखे तो उसे अनलिस्टेड भी कर सकते हो, जिससे अपनी लिंक शेयर करोगे सिर्फ वही देख पाएगा। तो उस तरीके से भी आप अपनी वीडियोस मुझे भेज सकते हो और मैं देख के बताऊंगा कहाँ गलती है कहाँ नहीं। और पब्लिक करना चाहते हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट करना चाहोगे तो शेयर करोगे तो मुझे नहीं दिखेगी।
तो अनलिस्टेड करके अगर आप शेयर करते हो तो मैं आपकी वीडियोस देख देख के बता दूंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ करनी है आपको। बाकी यही था मेरी तरफ से, मुझे लगा कि वीडियो ये बनाना चाहिए और बहुत से एक्टरों की ये डिमांड भी थी, तो जितनी जानकारी थी मैंने इस एक वीडियो में रख दी है। और बाकी आप सब अपना ख्याल रखिए, थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, फिर मिलेंगे। आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह। थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे भाई।